नमस्कार। पहले एक गीत देश के ऊपर सुनाती हूँ। प्यारे वतन ओ मेरे प्यारे वतन, प्यारे वतन ओ मेरे प्यारे वतन, सारे जहान से न्यारे वतन। प्यारे वतन ओ मेरे प्यारे वतन, सारे जहान से न्यारे वतन। वेद की ऋचाओं सी भोर है यहाँ, वेद की ऋचाओं सी भोर है यहाँ, गुरुवाणी और जान संग संग यहाँ। सर्वधर्म से है यहाँ चैनो अमन, सर्वधर्म से है यहाँ चैनो अमन। प्यारे वतन ओ मेरे प्यारे वतन, प्यारे वतन ओ मेरे प्यारे वतन, सारे जहान से न्यारे वतन। पर्वत खड़े हैं जैसे शिव की साधना, पर्वत खड़े हैं जैसे शिव की साधना, सागर नदी करते पग पखारना। वनवासी राम से लगते हैं वन, वनवासी राम से लगते हैं वन। प्यारे वतन ओ मेरे प्यारे वतन, प्यारे वतन ओ मेरे प्यारे वतन, सारे जहान से न्यारे वतन। देश के लिए पति और पुत्र सौंप कर, करती रही नारियां युद्ध में जौहर। देश के लिए पति और पुत्र सौंप कर, करती रही नारियां युद्ध में जौहर। उज्ज्वल इतिहास अपना उज्ज्वल है मन, उज्ज्वल इतिहास अपना उज्ज्वल है मन। प्यारे वतन ओ मेरे प्यारे वतन, प्यारे वतन ओ मेरे प्यारे वतन, सारे जहान से न्यारे वतन। एक गजल प्रस्तुत कर रही हूँ। गुजरा वो इस तरह से मेरा आफताब था, गुजरा वो इस तरह से मेरा आफताब था, गुजरा वो इस तरह से मेरा आफताब था। हम देखते ही रह गए वो लाजवाब था, हम देखते ही रह गए वो लाजवाब था। मेघों में जा छुपी जब खुशियों की चांदनी, मेघों में जा छुपी जब खुशियों की चांदनी, मेघों में जा छुपी जब खुशियों की चांदनी। हम किसको दोष देते मौसम खराब था, हम किसको दोष देते मौसम खराब था। क्या कहें कैसे कहें वो क्या है दोस्तों, क्या कहें कैसे कहें वो क्या है दोस्तों, क्या कहें कैसे कहें वो क्या है दोस्तों। चुपचाप ही पढ़ते रहे चेहरा किताब था, चुपचाप ही पढ़ते रहे चेहरा किताब था। कब जिंदगी की दौड़ में आगे निकल गए, कब जिंदगी की दौड़ में आगे निकल गए, कब जिंदगी की दौड़ में आगे निकल गए। जो छूट गया पीछे वो मेरा ख्वाब था, जो छूट गया पीछे वो मेरा ख्वाब था। अंतिम शेर है। जीभ में उसके जड़े कांटे बबूल के, जीभ में उसके जड़े कांटे बबूल के, जीभ में उसके जड़े कांटे बबूल के। नजरें उठा के देखा चेहरा गुलाब था, नजरें उठा के देखा चेहरा गुलाब था। गुजरा वो इस तरह से मेरा आफताब था, हम देखते ही रह गए वो लाजवाब था।
एक गज़ल और प्रस्तुत कर रही हूँ। मैं सुकून से हूँ ना आप हलचल मचाइए, मैं सुकून से हूँ ना आप हलचल मचाइए, तन्हाइयों में खुश हूँ ना महफिल सजाइए, दीवारें बहुत बनी दिलों के दरमियाँ, दीवारें बहुत बनी दिलों के दरमियाँ, दीवारें तोड़ कर दिलों पे पुल बनाइए, दीवारें तोड़ कर दिलों पे पुल बनाइए, भीड़ में कहीं कभी तन्हा हुए जो आप, भीड़ में कहीं कभी तन्हा हुए जो आप, आहिस्ता से मेरी गज़ल गुनगुनाइए, आहिस्ता से मेरी गज़ल गुनगुनाइए, इन आँखों में नशा नहीं लाली है दर्द की, इन आँखों में नशा नहीं लाली है दर्द की, छलकती आँख में नब काजल लगाइए, छलकती आँख में नब काजल लगाइए, दुश्वारियाँ बहुत लिखी हैं जिंदगी के नाम, दुश्वारियाँ बहुत लिखी हैं जिंदगी के नाम, उन सब को भूल कर कहीं पे दिल लगाइए, उन सब को भूल कर कहीं पे दिल लगाइए, रहने को घर नहीं मगर सपने हसीन हैं, रहने को घर नहीं मगर सपने हसीन हैं, रहने को घर नहीं मगर सपने हसीन हैं, संतोष आप ख्वाबों के महल बनाइए, संतोष आप ख्वाबों के महल बनाइए, मैं सुकून से हूँ ना आप हलचल मचाइए, तन्हाइयों में खुश हूँ ना महफिल सजाइए, तन्हाइयों में खुश हूँ ना महफिल सजाइए। नमस्कार। वह स्त्री शीर्षक से अपनी कविता पढ़ रहा हूँ। उसमें 5 चित्र हैं स्त्री के, सुनिएगा। शीर्षक है वह स्त्री। स्त्री 1। वह गांव की मिट्टी में पली बढ़ी, वह गांव की मिट्टी में पली बढ़ी, खेत खलिहान में उड़ती चली, पगडंडियों से भरपूर प्यार मिला,
आड़ी तिरछी रेखाओं वाला शहर, उसे समझ में नहीं आया। आड़ी तिरछी रेखाओं वाला शहर उसे समझ में नहीं आया। भरा पूरा परिवार उसकी पहली पसंद। कोई समझे न समझे, वह समझती रही घर की ज़रूरतें। दूसरा चित्र, बच्चे कैसे बड़े होंगे, उनकी पढ़ाई, खान पान, संस्कार और असंख्य ज़रूरतें वह पल्लू में बांधे रखती। दुख माथे से टपकते रहा, पसीना बनाती रही दुख को, हंसते हंसते जीवन भर। बाजार हमेशा उसके कंधे पर सवार दिखा। तीसरा चित्र, वह गुंगवाती रही, सुलगती रही। उसकी आंच पर बनते रहे पकवान स्वादिष्ट। वह गुंगवाती रही, सुलगती रही। उसकी आंच पर बनते रहे पकवान स्वादिष्ट। रिश्तेदार या मेहमान कोई एक बार खाता, स्वाद का जायका हमेशा याद रहता, हमेशा याद रह जाता। 56 भोग की गंध समाई रही उसकी हथेलियों में। तीज त्योहार उसकी आंखों में और मौसम की भविष्यवाणी जूड़े में। चौथा चित्र है, उसकी उम्मीदों की उड़ान है बहुत बड़ी। चुटकी बजाते नाप लेती है लंबी लंबी सड़कें। उसकी उम्मीदों की उड़ान है बहुत बड़ी। चुटकी बजाते नाप लेती है लंबी लंबी सड़कें और अपने हिस्से का आकाश। अपनी बनाई छोटी सी दुनिया में रोटी बेलते घूम लेती है गोल गोल, जैसे पृथ्वी की पूरी परिक्रमा। सुबह से कब हो गई शाम, रोज एक पहेली। सुबह से कैसे हो गई शाम, रोज एक पहेली। अंतिम चित्र, प्रेम का एक नन्हा पौधा छोड़ आई थी गांव में। जब भी वहां से लौटती, बड़े हो चुके पौधे से कुछ हरी हरी पत्तियां लाना कभी नहीं भूलती शहर के लिए, जहां प्रेम का रेगिस्तान पसरा है। प्रेम का एक नन्हा पौधा छोड़ आई थी गांव में। जब भी वहां से लौटती, बड़े हो चुके पौधे से कुछ हरी हरी पत्तियां लाना कभी नहीं भूलती शहर के लिए, जहां प्रेम का रेगिस्तान पसरा है। और अंतिम तीन पंक्तियां, देखना वह स्त्री आसपास तो नहीं, देखना वह स्त्री आसपास तो नहीं। साहित्य से रिश्ता रहा है गहरा। किसी किताब से झांकती जरूर मिलेगी, किसी किताब से झांकती जरूर मिलेगी। दूसरी कविता सुना रहा हूँ। बहुत से मित्रों ने इस कविता को सुना होगा, मेरी प्रिय कविताओं में से एक है। ये घरों में, पुराने घरों में अक्सर एक कोट टंगा रहता था, पुराना कोट, और उसका इस्तेमाल होते रहता था। उस कोट की जेबों को लेकर मैंने ये कविता लिखी है। पिताजी का कोट, सुनिएगा। बरसों बीत गए, पिताजी नहीं रहे। बरसों बीत गए, पिताजी नहीं रहे। उनका पुराना कोट देखकर ऐसा लगता है
वे अभी भी खड़े हैं दीवार से टिक कर और कोर्ट के सहारे देते हैं अपनी उपस्थिति पूरे घर के लिए। बरसों बीत गए, पिताजी नहीं रहे। उनका पुराना कोट देखकर ऐसा लगता है वे अभी भी खड़े हैं दीवार से टिक कर और कोट के सहारे देते हैं अपनी उपस्थिति पूरे घर के लिए। माँ की दवाइयाँ हैं उनके कोट की दाहिनी जेब में और आती जाती ज़रूरी चिट्ठियाँ। लाख मना करने पर भी स्कूल से आते ही अपनी छोटी छोटी ज़रूरतें वहीं रखकर बाहर भाग जाती है छोटी बहन खेलने और मोहल्ले का लगाने फेरा। कोट की बाईं जेब में है घर की सुविधाओं का बसेरा, धोबी का हिसाब, दूध वाले की डायरी, अखबार का नागा, डॉक्टर और बिजली का बिल, मकान मालिक की खटपट, साथ में किराना दुकान की पर्चियाँ। आए दिन पड़ता है यह जेब, बढ़ती महंगाई का मरसिया, बढ़ती महंगाई का मरसिया। ऊपरी पॉकेट में है बड़े भैया का ऑफिस। सुनिएगा, ऊपरी पॉकेट में है बड़े भैया का ऑफिस और बड़ी भाभी की खट्टी मीठी सिफारिश। कोट की भीतरी पॉकेट में रेजगारी और छुट्टे नोट। जरूरत पड़ने पर हर कोई ले सकता है आम चुनाव में जैसे जनता का वोट, आम चुनाव में जैसे जनता का वोट। और आखिरी पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा एक महत्वपूर्ण हिस्सा कविता का। भीतरी पॉकेट में एक और छोटा पॉकेट है कीमती, उसे कोई नहीं छूता। सब जानते हैं पिताजी की घड़ी है उसमें पुरानी, दादाजी ने उन्हें दी थी पुरानी, अब कहीं नहीं सुधरती, बेकार है। अब कहीं नहीं सुधरती, बेकार है, लेकिन पॉकेट में रहती है। माँ कहती है, बेटा ये बंद घड़ी समय बताती है। दृष्टि चाहिए देखने और समझने की। एक और छोटा पॉकेट है कीमती, उसे कोई नहीं छूता। सब जानते हैं पिताजी की घड़ी है उसमें पुरानी, दादाजी ने उन्हें दी थी पुरानी, अब कहीं नहीं सुधरती, बेकार है, लेकिन पॉकेट में रहती है। माँ कहती है, बेटा ये बंद घड़ी समय बताती है, दृष्टि चाहिए देखने और समझने की। अंतिम 2 पंक्तियाँ। वैसे तो यह कोट बिल्कुल फिजूल लगता है, लेकिन कोट के सहारे आज भी पूरा घर चलता है, पूरा घर चलता है। नमस्कार। नमस्कार साथियों, मैं आज आप सबको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी का शीर्षक है पानी @2075। प्रेशर शावर लेने के बाद मिस्टर बाजवा ठीक से टाई का नॉट बांध भी नहीं पाए थे, तभी डोरबेल बजा। ब्लू हेवन डेली नीड्स कंपनी का सर्विस रिप्रेजेंटेटिव 2 लीटर वाला कैरी बैग पकड़ाते हुए स्मार्टफोन का बारकोड आगे कर दिया था। पेमेंट फास्ट कीजिएगा सर, आज डिलीवरी ज़्यादा करना है। इतना बोलने के साथ ही मिस्टर बाजवा के मोबाइल पर OTP आ गया था। अरे बाबा, गुड्स चेक कर लेने तो दो, तुम लोग सब ऐसा ही करता है। लेकिन OTP टाइम आउट हो जाने के डर से पेमेंट सेंड करना पड़ा था। बाजवा साहब को डर था कहीं पेमेंट लेट हो जाने पर ऑर्डर कैंसिल न हो जाए। ऑर्डर कैंसिल होने पर एक तो रीऑर्डर करना मुश्किल, ऊपर से 2-1 दिन के लिए ब्लैक लिस्टेड हो जाने का डर अलग। यार कुछ हैवी प्रेजेंटेशन देना था, एक आध बॉटल एक्स्ट्रा नहीं मिल सकता क्या? सॉरी सर, आपको तो
पता ही होगा, गवर्नमेंट ने प्रोटेक्टिव मिनरल को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करते हुए राशनिंग करने का फैसला किया है। स्टेट काउंसिल ऑफ हेल्थ डायरेक्टर ने तो गाइडलाइन भी जारी कर दिया है, जिसके तहत एक हेल्दी बॉडी के लिए 1.5 लीटर H2O का मिश्रण ही पर्याप्त है। अब तो कंपनी से आधा लीटर का पैकिंग आने वाला है। अरे बाबा, वो सब तो ठीक है, कुछ अलग से ले लो यार, और 1-2 लीटर दे दो। सॉरी सर, यह तो संभव ही नहीं है। सारा डेटा ऑनलाइन है, आपके पासवर्ड में इतना ही कोटा लिमिट है। सर्विस रिप्रेजेंटेटिव पेमेंट क्लियर होते ही हवा हो गया था। मिस्टर बाजवा के चेहरे का छिलका उतर गया था। शरीर थोड़ा हरारत महसूस कर रहा था, लेकिन फॉरेन डेलीगेट्स के सामने डिजिटल प्रेजेंटेशन जरूरी था। इसलिए टाई का नॉट ठीक किया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से घर लॉक करके लिफ्ट से उतरकर बाहर आए ही थे तो एसी ऑन किए कैब खड़ा था। सड़क के दोनों ओर डिजिटल होर्डिंग के जंगलात पसरे हुए थे। कई होर्डिंग तो सामान्य प्रचार करते नजर आ रहे थे और कुछ ने नेचर डिपार्टमेंट के उड़ते उमड़ते मरीन और कलकल करती नदियों के ऐसे फिल्म डिस्प्ले किए थे जो बाजवा को सपनों की दुनिया में ले उड़े थे। उन सब के बीच सिग्नल के पास, जहां गाड़ी को 3 मिनट के लिए रुकना होता है, एक विशाल होर्डिंग में चल रहे चलचित्र को देखकर बाजवा का खून खौल गया था। उनका धार्मिक मन मर्माहत हो गया था। लाठी बल्लम से सजे एक दूसरे पर वार करते युवकों को देखकर लगा जैसे किसी ने उनकी आत्मा तक को चीर कर रख दिया हो। खैर, यह आवेग कुछ पल का था। काम का प्रेशर आज इतना अधिक था कि लैपटॉप से सिर उठाने का समय ही नहीं मिला। फॉरेन से आने वाले डेलीगेट्स के सामने प्रेजेंटेशन देने के लिए बाजवा लैपटॉप के स्क्रीन पर घुसे हुए कुछ ग्राफिकल एनालिसिस कर ही रहे थे। तभी अचानक कुछ युवक युवतियों सहित छोटे बच्चों का हुजूम तैरता हुआ गाड़ी के सामने आ रुका था। पतझड़ के पीले पत्तों से चेहरे और उलझे बालों वाली भीड़ की आंखें बाहर की ओर लटकी हुई थीं। भीड़ में बच्चे जीभ निकाले बुरी तरह से हाँफ रहे थे। एडवांस्ड लेजर हथियार से लैस भीड़ ने चक्का जाम कर रखा था। लेजर अटैक होते ही बाजवा के कैब का सेंट्रल लॉक ऑटोमेटिकली खुल गया था। लड़खड़ाते जुबान वाले लोगों ने बाजवा के साथ निहायत सभ्यता का व्यवहार किया था। लोगों ने लैपटॉप को सावधानी से हटाते हुए सर्विस बैग से H2O के मिश्रण वाले बोतल को लूटने में ही अपनी रुचि दिखाई थी। हालांकि प्रतिरोध स्वरूप छीन झपट मारपीट की नौबत भी आ गई थी, लेकिन मामला खून खराबे का होता देख बाजवा को बैकफुट पर जाना पड़ा था। कैब ड्राइवर इस प्रकार के लूट का शिकार पहले भी हो चुका था, इसलिए बिना बोले अपने पास छिपा कर रखे बोतल को भीड़ के हवाले करता हुआ गाड़ी रिवर्स गियर में डालकर वहां से रफ्फू चक्कर हो गया। सोशल मीडिया पर घटना के कुछ ही घंटों में सरकार को खूब ट्रोल किया गया। बात यहाँ तक बढ़ी कि नेशनल न्यूज रूम से प्राइम टाइम पर तमाम बड़े मीडिया हाउसेस ने सरकार की जमकर खिंचाई करी। हार कर सरकार की ओर से वाटर ट्रीटमेंट मिनिस्टर ने इस पर बयान देते हुए बताया कि सरकार इस दिशा में बेहद संजीदा है। अनुपूरक बजट में ज़्यादा से ज़्यादा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। मंत्री महोदय ने एक नए शोध की जानकारी देते हुए बताया कि वैज्ञानिकों का मानना है कि मनुष्य के शरीर में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। वैज्ञानिकों ने एक ऐसे कैबिन का निर्माण किया है जिसमें मनुष्य के इंसर्ट होने के कुछ समय पश्चात
बॉडी का वेस्ट वाटर बॉडी स्वयं कंज्यूम कर लिया करेगी और आदमी डिहाइड्रेटेड होने से बचाया जा सकेगा। उन्होंने बताया, जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा बुढ़ापे की ओर जा रहा है। बूढ़े हो रहे लोगों में 80% आबादी ऐसे लोगों का है जिनका जीडीपी में कोई योगदान नहीं है। यदि हम उनकी आवश्यकता 50% कम कर दें तो एक बड़ी आबादी की आवश्यकता पूरी की जा सकती है। मंत्री महोदय का सुझाव बेहद फांसीवादी था। विपक्ष इस बात को लेकर लगातार सरकार को घेरता रहा। कुछ उग्रपंथियों ने विशाल रैली का आयोजन भी किया, क्योंकि चुनाव बेहद करीब था और एक बड़े मतदाता वर्ग को इससे फायदा होना था। इसलिए सरकार ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके बिल संसद में पास भी करा लिया। मिस्टर बाजवा थंब इम्प्रेशन देकर जब ऑफिस में लॉगिन हुए तो यू आर टू लेट की सूचना के साथ 20 मिनट की सैलरी डिडक्ट कर सैलरी के एडवांस बिल की पर्ची निकल गई, जिसे 2 घंटा एक्स्ट्रा ड्यूटी करके मेंटेन किया जा सकता था। लॉगिन होते ही बाजवा के रिस्ट वॉच का बीप बजा और कॉन्फ्रेंस हॉल का नक्शा शो होने लगा, जहां एक नए डिजिटल गेम का प्रेजेंटेशन फॉरेन से आए डेलीगेट्स के सामने होना था। मिस्टर बाजवा ने लगभग 2 घंटे का एक ऐसा रोचक डिजिटल गेम प्लान किया था जिसे खेलते हुए 10 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के लोग सब कुछ भूल जाएंगे। प्ले स्टोर या अन्य डाउनलोडर से डाउनलोड होने वाले इस गेम को यदि सही तरीके से इम्प्लीमेंट करा दिया जाए तो कंपनी करोड़ों कमा सकती है। गेम प्लान सच में हाई प्रोफाइल होने के बाद भी बाजवा का मन प्रेजेंटेशन में एकदम नहीं लग रहा था। उसका शरीर भीतर से बेहद थका हुआ लग रहा था। यदि शीघ्र ही शरीर को लिक्विड नहीं मिला तो बेहोश होकर गिर पड़ेगा। बाएं रिस्ट में बंधे डिवाइस पर बॉडी का वाटर लेवल खतरनाक तरीके से घटता हुआ दिख रहा था। बहुत विनम्रता से माफ़ी मांगते हुए कैंटीन की ओर एक घूंट पानी के लिए लपका तो कैंटीन हेड बेहद रुष्णता से पेश आते हुए सर्विस का टर्म कंडीशन दिखा दिया, जिसमें बाजवा के सर्विस पैकेज में दोपहर का लंच की फैसिलिटी तो कंपनी प्रोवाइड करेगी, लेकिन किसी भी कीमत पर इस कैडर के अधिकारी को पानी नहीं दिया जा सकेगा। इसके लिए वर्ष भर का परफॉर्मेंस देखकर अप्रेजल तैयार किया जाएगा, जिसमें योग्य पाए जाने पर अगले पोस्ट से यह सुविधा दी जा सकेगी। बाजवा के हाथ पांव थरथरा रहे थे। उसका पर्सनल कोटा लूट लिया गया था। अगला कोटा मिलने में लगभग 17 घंटे विलंब था। बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड होने की वजह से बाजवा बेहोश होकर धड़ाम से गिर गया। उसके गिरते ही ऑफिस बॉय स्ट्रेचर लेकर दौड़ पड़े थे। धन्यवाद। प्रार्थना है कि इस विश्व पर जो ये कोरोना वायरस नाम की महामारी जो आई हुई है, हमारे पूरे विश्व को इस बीमारी से निजात दिलवाएं और सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। क्या आपने कभी देखा है उस बच्चे को चौराहे पर जो कुछ सामान बेचता है? क्या आपने कभी देखा है उस बच्चे को चौराहे पर जो कुछ सामान बेचता है? रोज हजारों अरमान बेचता है, छोटी सी मुट्ठी और नन्ही पलकों पर न जाने कितने सपने लिए। छोटी सी मुट्ठी और नन्ही पलकों पर न जाने कितने सपने लिए। कभी बेचता है वो राखी, कभी बेचता है वो दिए, कभी बेचता है वो राखी, कभी बेचता है वो दिए, कभी होकर के रंग बिरंगा वो बेचता है रंग, कभी बेचता है तिरंगा। चौराहे पर खड़े होकर दिन भर अपनी मुस्कान बेचता है। चौराहे पर खड़े होकर दिन भर अपनी मुस्कान बेचता है। क्या आपने कभी देखा है
उस बच्चे को चौराहे पर जो कुछ सामान बेचता है। धूप पानी हो या बरसात, धूप पानी हो या बरसात, सुबह शाम हो या रात, माथे पर चमकती हुई पसीने की बूंदें, माथे पर चमकती हुई पसीने की बूंदें, नंगे पैर छोटा बदन बड़ी सी कमीज, नंगे पैर छोटा बदन बड़ी सी कमीज, और उस अबोध से चेहरे पर जमाने भर की तमीज। आइए भैया बताइए भैया, आइए भैया बताइए भैया, 4 दिए मात्र 20 रुपया। आइए भैया बताइए भैया, 4 दिए मात्र 20 रुपया। दोस्तों एक बात मानिएगा और यकीन जानिएगा कि इस प्रकार से या उस प्रकार से, इस प्रकार से या उस प्रकार से, या किसी न किसी प्रकार से हर व्यक्ति कहीं न कहीं डरता है अंधकार से, हर व्यक्ति कहीं न कहीं डरता है अंधकार से। जब वो बच्चा उजाले और अंधेरे के बीच एक लकीर खींचता है, वो बच्चा उजाले और अंधेरे के बीच एक लकीर खींचता है, उम्मीदों का आकाश बेचता है। वो आपको दिए नहीं बेचता, वो आपको प्रकाश बेचता है। वो आपको दिए नहीं बेचता, वो आपको प्रकाश बेचता है, उत्सव का जहान बेचता है। क्या आपने कभी देखा है उस बच्चे को चौराहे पर जो कुछ सामान बेचता है? जब वो देखे आपको बेढंगा सा, जब वो देखे आपको बेढंगा सा, कुछ रंग बिरंगा सा, जब वो देखे आपको बेढंगा सा, कुछ रंग बिरंगा सा, तब वो सुख दुख के समंदर में खुशियों की तरंग बेचता है। तब वो रंग नहीं बेचता, जीवन जीने का ढंग बेचता है। तब वो रंग नहीं बेचता, जीवन जीने का ढंग बेचता है, इंद्रधनुषी आसमान बेचता है। क्या आपने कभी देखा है उस बच्चे को चौराहे पर जो कुछ सामान बेचता है? जब वो देखे आपको गुनगुनाता हुआ, जब वो देखे आपको गुनगुनाता हुआ, मदमस्त हाथों में तिरंगा लेकर आजादी के नारे लगाता हुआ, तब वो कैद है जीवन की विसंगतियों में, तब वो कैद है जीवन की विसंगतियों में, फिर भी आजादी की उड़ान बेचता है। तब वो कैद है जीवन की विसंगतियों में, फिर भी आजादी की उड़ान बेचता है। तब वो तिरंगे नहीं बेचता, संविधान बेचता है। तब वो तिरंगे नहीं बेचता, संविधान बेचता है। क्या आपने कभी देखा है उस बच्चे को चौराहे पर जो कुछ सामान बेचता है, जो कुछ सामान बेचता है? होली खत्म, दिवाली खत्म, होली खत्म, दिवाली खत्म, ईद, राखी, बैसाखी, सारे त्योहार खत्म, या यूं कहिए जीवन के सारे आधार खत्म। अब वो बच्चा क्या बेचेगा? अब वो बच्चा क्या बेचेगा? कैसे अपना गुजारा करेगा? कैसे अपना पेट भरेगा? ऐसे हजारों सवाल हाथों की लकीरों में दफन लिए बच्चा खड़ा हुआ है आज शमशान के सामने कफन लिए। ऐसे हजारों सवाल हाथों की लकीरों में दफन लिए बच्चा खड़ा हुआ है आज शमशान के सामने कफन लिए। क्या कफन खरीदेंगे आप? क्या कफन खरीदेंगे आप? मैं पूछता हूँ भाई साहब, क्या कफन खरीदेंगे आप? मेरे पास बेचने को बहुत कुछ है साहब, मेरे पास बेचने को बहुत कुछ है साहब। मेरी भूख, मेरी गरीबी, मेरी बेबसी, मेरी बेकारी, मेरी बेरोजगारी, मेरा बचपन, खिलौने, शरारतें, नींदें, किताबें और चंद ख्वाब। मेरे पास बेचने को बहुत कुछ है साहब। और इतना सब कुछ बेचकर क्या पाता है वो? इतना सब कुछ बेचकर क्या पाता है वो? कुछ कटे फटे नोट, कुछ टूटे फूटे दिए, शायद उसकी दिवाली के लिए। इतना सब कुछ बेचकर क्या पाता है वो? कुछ कटे फटे नोट, कुछ मिले जुले रंग, कुछ टूटे फूटे दिए, शायद उसकी दिवाली के लिए। क्यों कुछ प्रश्न सुलझने से पहले बड़े हो जाते हैं, और क्यों कुछ बच्चे पैदा होते ही पैरों पर खड़े हो जाते हैं? क्यों कुछ प्रश्न सुलझने से पहले बड़े हो जाते हैं, और क्यों कुछ बच्चे पैदा होते ही पैरों पर खड़े हो जाते हैं? माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, बातें अगर चुभी हों तो सोचिएगा और रो लीजिएगा निगाहें भर। अरे उठिए जाइए कुछ तो खरीदिए, बच्चा आज फिर खड़ा है चौराहे पर। उठिए जाइए कुछ तो खरीदिए, बच्चा आज फिर खड़ा है चौराहे पर। धन्यवाद। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। पहले एक दो शेर अर्ज कर रहा हूँ कि मेरे शहर को आजकल तन्हाइयों ने घेरा है, मेरे शहर को आजकल तन्हाइयों ने घेरा है, बोलते हैं दिन में उल्लू ये किस जन्म का फेरा है। और शेर देखिए कि चल जाए गर छुरा कहीं तो कोई बड़ी बात नहीं, चल जाए गर छुरा कहीं तो कोई बड़ी बात नहीं, इस रह गुजर को आजकल बलवाइयों ने घेरा है, इस रह गुजर को आजकल बलवाइयों ने घेरा है। और अब मौजूदा हालातों पर एक गज़ल पेश कर रहा हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। बड़े सुकून से लोग ले रहे थे ज़िंदगी का मज़ा, बड़े सुकून से लोग ले रहे थे ज़िंदगी का मज़ा,
आखिर किसके गुनाह की मिली बेगुनाहों को कोरोना की सजा। बड़े सुकून से लोग ले रहे थे जिंदगी का मज़ा, आखिर किसके गुनाह की मिली बेगुनाहों को कोरोना की सजा। और शेर है कि कोई गुस्ताख लापरवाही है कि रंजिश साजिश, कोई गुस्ताख लापरवाही है कि रंजिश साजिश, जो दुनिया की तबाही के खतरे का घंटा है बजा, जो दुनिया की तबाही के खतरे का घंटा है बजा। बड़े सुकून से लोग ले रहे थे ज़िंदगी का मजा। ये इंसानियत से नाइंसाफ़ी है या कुदरत से बदसलूकी, ये इंसानियत से नाइंसाफ़ी है या कुदरत से बदसलूकी। अब भी समझे आदमी तो समझो बाकी है बचा, अब भी समझे आदमी तो समझो बाकी है बचा। शेर देखें कि कितनी खतरनाक है यह बाजी कि जान और जहान दोनों दांव पर लगे। कितनी खतरनाक है यह बाजी कि जान और जहान दोनों दांव पर लगे। अब तो बाजीगर ही जाने क्या है उसकी रज़ा, अब तो बाजीगर ही जाने कि क्या है उसकी रजा। बड़े सुकून से लोग ले रहे थे ज़िंदगी का मज़ा। पहले फसाद पर फसाना अब यलगारे सियासत, पहले फसाद पर फसाना अब यलगारे सियासत। सत्ता कशी के लिए सियासतदां मुल्क की बिगाड़ रहे फ़ज़ा, सत्ता कशी के लिए सियासतदां मुल्क की बिगाड़ रहे फ़ज़ा। और आगे देखिए कि मेहनत कशों से बेरहमी और मैं कशों पर रहम दिली, मेहनत कशों से बेरहमी और मैं कशों पर रहम दिली। कितनी मासूम है रहनुमाओं की ये कातिल अदा, कितनी मासूम है रहनुमाओं की यह कातिल अदा। और मक्ता देखिए कि गर चाहते हो जवां रहे एक खूबसूरत दुनिया का ख्वाब, गर चाहते हो जवां रहे एक खूबसूरत दुनिया का ख्वाब। तो करते रहें सवाल दर सवाल हुक्मरानों से सदा, तो करते रहें सवाल दर सवाल हुक्मरानों से सदा। बड़े सुकून से लोग ले रहे थे ज़िंदगी का मज़ा, आखिर किसके गुनाह की मिली बेगुनाहों को कोरोना की सजा। थैंक यू। साथियों नमस्कार। आज मैं राजेंद्र सिंह बेदी की एक महत्वपूर्ण कहानी क्वारंटीन पर अपनी बात आपसे साझा करूंगा, जो वर्तमान समय में और भी अधिक मौजू दिखाई दे रहा है। क्वारंटीन कोई बीमारी नहीं है, यह कहें तो व्यवस्थाजनक बीमारी है, जो व्यवस्था की विफलता की वजह से पैदा होती है। यदि यह कहा जाए कि यह बीमारी न होते हुए भी बीमारी से बड़ी है, जिसे व्यवस्था की विफलता पैदा करती है, तो ज़्यादा ठीक होगा। यह विफलता ऐसी है जिससे कि मनुष्य हमेशा बेचैनी महसूस करता है। इस बेचैनी में इंसान न सिर्फ छटपटाता है, बल्कि अपनी बेबसी को भी लाचारगी में बदलते देखने को मजबूर होता रहता है। कहानीकार राजेंद्र सिंह बेदी ने कहानी की शुरुआत कुछ यूं की है। प्लेग और क्वारंटीन हिमालय के पांवों में लेटे हुए मैदानों पर फैलकर हर चीज को धुंधला बना देने वाले कोहरे की तरह प्लेग के खौफ ने चारों तरफ अपना अधिकार जमा लिया था। शहर का बच्चा बच्चा उसका नाम सुनकर कांप जाता था। कहानीकार ने जिस भाषाई रूपक को गढ़ा है, वह स्थिति की भयावहता को पूरी तरह से चित्रित करता जान पड़ता है। आज समसामयिक संदर्भ में प्लेग की जगह कोरोना ने ले लिया है। कोरोना की वजह से पूरा मंजर डरा डरा सा, सहमा सहमा सा दिखाई दे रहा है। बच्चा बच्चा इसके प्रकोप से वाकिफ हुआ जान पड़ रहा है और कोरोना का नाम सुनकर ही कांप जा रहा है। बच्चों के स्कूल बंद हो गए हैं,
खेल का मैदान और पार्क उनके लिए जैसे अनजाने से हो गए हैं। कथा नरेटर डॉक्टर की भूमिका में है और नव ईसाई विलियम भार्गव जो सफाई कर्मी है, जिसके कर्तव्य बोध से दूसरे लोग भी हैरान होते हैं। कथा नरेटर इस बात की पूरी तरह इत्तिला देता जान पड़ता है कि जितनी मौतें शहर में क्वारंटीन की वजह से हुई उतनी प्लेग से न हुई। कथा नरेटर और भागव से आगे बढ़ती है। कहानी का यह विस्तार परिस्थितियों को भी एक पात्र के रूप में गढ़ने में सफल जान पड़ती है। जो परिस्थितियां निर्मित हो आई हैं उससे जितना परेशान डॉक्टर नहीं है उससे अधिक परेशान भागव है। भागव की यह बेचैनी क्वारंटीन की समस्या की गंभीरता से हमें परिचित कराती है। भागव की बेचैनी यह है कि जिसे क्वारंटीन सेंटर ले जाया जा रहा है वे बेचारे कभी वापस आ पाएंगे। यह बेचैनी प्रकारांतर से व्यवस्था की विफलता को पूरी तरह से उजागर करती जान पड़ती है। उसका ख्याल था अगर मौत आई हो तो चाहे वह कहीं भी चला जाए बच नहीं सकता। भागव की यह खामख्याली उसके लिए जिस आश्वस्ति से हमें परिचित कराती है उसमें उसके अशिक्षित होने का बोध होता है और इसी अशिक्षा से अंधविश्वासी होने का एहसास भी होता है। एक ऐसी शिक्षा की जरूरत है जो आदमी को अक्षर ज्ञान के अलावा दुनियावी चीज़ों से भी परिचित कराए, लोगों में आत्मविश्वास की भावना का बोध कराने में सक्षम हो सके। यही आत्मविश्वास की भावना का बोध लोगों को अंधविश्वास से दूर ले जाने में सक्षम हो सकता है, लेकिन यह हमारे व्यवस्था का दुर्भाग्य है कि भागव जैसे लोगों को ऐसी शिक्षा कहाँ मैसर है और न ही इस संबंध में कोई प्रयास किया जा रहा है। एक धर्म की सीख के माध्यम से सभी धर्मों के सकारात्मक पहलू हमें इंसानियत के पथ पर आगे बढ़ने को कहते हैं। हमने अपने लोभ लालच के लिए धर्म की जो नकारात्मक व्याख्या गढ़ रखी है वह न सिर्फ धर्म को बदनाम करती है बल्कि उससे धर्म पालनकर्ताओं के बीच आपसी वैमनस्यता को भी बढ़ावा मिलती है। कहानीकार इस बात की इत्तला करवाता जान पड़ता है कि यदि धर्म के सकारात्मक पहलुओं को भागव जैसा बेपढ़ा समझ सकता है तो हम और आप पढ़े लिखे क्यों नहीं समझ सकते। हमने जो धर्म का नकारात्मक चेहरा गढ़ रखा है या गढ़ने वाले का साथ दिया है या देते जा रहे हैं उसके लिए हम बहुत अधिक जिम्मेदार हैं। हमें तो उन लोगों की बातों का साथ देना है जो धर्म के सकारात्मक पहलुओं जिसमें आपसी भाईचारे और इंसानियत का संदेश प्रमुख है से अवलंबित होता है। कथाकार ने भाषाई समर्थता से जीवन की जिस असलियत का बखान किया है उससे यह समझ में आता है कि मनुष्य के लिए जीवन कितना महत्वपूर्ण है। हम चाहे जिस स्थिति में हों जीवन की जिजीविसा हमेशा बनी रहती है और यही जिजीविसा मनुष्य के लिए सबसे बड़ी शक्ति और इच्छा के रूप में भी हमारे सामने आ खड़ी होती है। भागव का कर्तव्य बोध जो उसकी पत्नी और बच्चे के लिए प्लेग की भेंट चढ़ चुकने के बावजूद उससे अगले रोज मैंने उसे पहले से भी ज़्यादा मरीजों को मदद करते देखा इसमें दिखाई देता है। कथा नरेटर जब यह कहता है अच्छा वह घर में बीमार थी और फिर तुम क्वारंटीन गए, जी बाबूजी, भागव ने कांपते हुए कहा। यह न सिर्फ कर्तव्य बोध की इशारा है बल्कि समाज के उन कथित प्रभु वर्ग के लोगों बुद्धिजीवियों की कलई भी खोलकर रख देता है जो थोड़ी सी असहजता महसूस करने में अपने कर्तव्य बोध से पीछे हट जाते हैं और बड़ी बड़ी
बातें करते हैं। बड़ी बड़ी बातें करने वाले ऐसे ही लोग इनाम का भी हकदार हो जाते हैं। इनाम का वास्तविक हकदार भागव जैसे लोग, जिसे कोई जानता तक नहीं, और भाषणबाजी करने वाले लोग इनाम पाकर फूले नहीं समाते। कहानीकार ने कहानी के अभिष्ट को उकेरने की कोशिश की है, जिसमें कथा नरेटर स्वयं अपने इनाम से संतुष्ट नहीं जान पड़ता और वह आत्मग्लानि महसूस करता है कि हमें जो इनाम मिला है उसका वास्तविक हकदार भागव है, जिसकी मिसालें बेमिसाल हैं, जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर और बीवी बच्चे को खोकर भी इंसान की सेवा में अपने को लगाए रखा। तुम हो भागव भाई, मैंने बड़ी मुश्किल से कहा। दुनिया तुम्हें नहीं जानती भागव, तो न जाने, मैं तो जानता हूँ, तुम्हारा यीशु जानता है। पादरी ल आवे के बेमिसाल चेले, तुझ पर मालिक की कृपा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं मदन कुमार डीएवी से साइंस का अध्यापक हूं। मैंने आजकल के माहौल के ऊपर कुछ लिखने का कोशिश किया है, प्लीज आप उसको थोड़ा सा सुनिए। अफरा तफरी के दौर में, झूठे वादों के शोर में, जाने सब कहां खो गया, ऐ इंसा तू क्यों सो गया। हर कोई तीर चलाने को है, हर कोई तीर चलाने को है, मिले मौका गले दबाने को है कौन जो सब ये बो गया, ए इंसा तू क्यों सो गया।
लगता है डर अब राहों में, लगता है डर अब राहों में, कोई खींच न ले नफरत की बाहों में। माहौल ये कैसा हो गया, ऐ इंसा तू क्यों सो गया। लहू का रंग भीना अब लाल है, लहू का रंग भीना अब लाल है। सब रिश्ते नाते अब बेहाल है, कोई अपना ही अपनी असमत धो गया। ऐ इंसा तू क्यों सो गया। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लहू का रंग भीना अब लाल है, सब रिश्ते नाते अब बेहाल है, कोई अपना ही अपनी असमत धो गया। ऐ इंसा तू क्यों सो गया। मैं कहता था कि वो भाई है, मैं कहता था कि वो भाई है, क्या पता था वही कसाई है। दिल मिलते थे कभी अब वो किस्सा हो गया। ऐ इंसा तू क्यों सो गया। और आज के दौर में ओहदा पैसा अब खुदा हुआ, ओहदा पैसा अब खुदा हुआ, अपनों से अपना जुदा हुआ। मतलब पर ही दो आंसू आके रो गया। ऐ इंसा तू क्यों सो गया। लोगों में अब जज्बात कहाँ, लोगों में अब जज्बात कहाँ, रिश्तों के मायने बदल गए। नजरें न मिले कहीं नजरों से, वो नजर बचा के निकल गए। ये क्या लोगों को है हो गया। ऐ इंसा तू क्यों सो गया। हर जगह सियासती झमेले हैं, आजकल का दौर तो आप देख ही रहे हो। हर जगह सियासती झमेले हैं, झूठ फरेब और दिखावों के मेले हैं। चंद लोग जिनमें बचा पानी है, वे ही सिर्फ यहाँ अकेले हैं। क्या इंसा इतना पत्थर हो गया। ऐ इंसा तू क्यों सो गया। पर एक उम्मीद भी रहती है हमेशा। लास्ट ये जो पंक्तियों में, अंतिम पंक्तियों में मैंने कुछ लिखने का कोशिश किया है, जरा सुनिए। वक्त बदलता है वक्त बदलेगा, वक्त बदलता है वक्त बदलेगा, हो घोर अंधेरा कितना भी, सूरज तो फिर भी निकलेगा। हिम्मत न हार कमर कस ले, मजबूत इरादों के शोलों से इस मंजर का भी लोहा पिघलेगा। इन बातों से बस अब आंख नम हो गया। उठ जाग ऐ इंसा तू क्यों है सो गया, तू क्यों है सो गया। धन्यवाद। डॉक्टर माणिक विश्वकर्मा नवरंग, प्रगतिशील लेखक संघ कोरबा इकाई का अध्यक्ष, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, आपके समक्ष एक साबित तेवर की गजल प्रस्तुत है। समर्थन माए। बेवजह मैं आज तक बोला नहीं हूँ, बेवजह मैं आज तक बोला नहीं हूँ। सत्य के पथ पर कभी डोला नहीं हूँ, बेवजह मैं आज तक बोला नहीं हूँ। जानता हूँ खेल में बाजी पलटना, जानता हूँ खेल में बाजी पलटना। मित्रवर पता अभी खोला नहीं हूँ, सत्य के पथ पर कभी डोला नहीं हूँ। बांसुरी कहने की तुम गलती न करना, बांसुरी कहने की तुम गलती न करना। ठोस हूँ भीतर से मैं पोला नहीं हूँ, बेवजह मैं आज तक बोला
हर तरह की चाल से हूँ खूब वाकिफ, मौन रहता हूँ मगर भोला नहीं हूँ, बेवजह मैं आज तक बोला नहीं हूँ। वक्त मुझको एक दिन धारण करेगा, वक्त मुझको एक दिन धारण करेगा, रोज बदला जाए वो चोला नहीं हूँ, बेवजह मैं आज तक बोला नहीं हूँ। और गजल का मक्ते का शेर देखें कि लोग पाते हैं मेरे कारण उजाला, लोग पाते हैं मेरे कारण उजाला, प्रेम में कटुता कभी घोला नहीं हूँ, बेवजह मैं आज तक बोला नहीं हूँ। सत्य के पथ पर कभी डोला नहीं हूँ। मित्रों, इसी क्रम में स्वामी तिवारी की एक गजल और मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। समाप्त फरमाएं। तृष्णगी का सुराग रखता हूँ, तृष्णगी का सुराग रखता हूँ, सबकी खातिर चिराग रखता हूँ, पाँव फिर के नहीं मेरे अब तक, पाँव फिर के नहीं मेरे अब तक, सारे मौसम के राग रखता हूँ, सबकी खातिर चिराग रखता हूँ, दिख रहा हूँ बुझा समय लेकिन, दिख रहा हूँ बुझा समय लेकिन, अपने सीने में आग रखता हूँ, सबकी खातिर चिराग रखता हूँ, दिल चुरा लेना कोई चुप कैसे, दिल चुरा लेना कोई चुप कैसे, इसलिए मैं वैराग रखता हूँ, सबकी खातिर चिराग रखता हूँ। और गजल का मक्ते का शेर देखें। मैं सपेरा नहीं यारों फिर भी, मैं सपेरा नहीं यारों फिर भी, अपनी मुट्ठी में नाग रखता हूँ, कृष्णगी का सुराग रखता हूँ, सबकी खातिर चिराग रखता हूँ। धन्यवाद। Thank you.